हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको टारगेट यूपी टेट 2021 का दोस्तों ईवीएस का आज ये आपका सेशन थर्ड है। अगर आपने दोस्तों फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो में दे रखे हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक्स दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको कुछ काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जिससे आपको हमारी अगर कोई भी वीडियो नहीं आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, आज के हम सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि प्लेग है तो दोस्तों ये प्लेग आखिर में है क्या? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी? तो दोस्तों बात कर रहे हैं प्लेग की। तो दोस्तों ये जो प्लेग है ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। दोस्तों कैसी बीमारी है? ये जीवाणु जनित बीमारी है। दोस्तों ये होता क्या है कि ये एक संक्रमण रोग भी है, ठीक है। और ये फैलता दोस्तों किससे है? तो ये फैलता है दोस्तों आपका पेस्टा क्यूरेला पेस्टिस से। ओके दोस्तों, पेस्टिस से ये फैलता है आपका। और दोस्तों इससे होता क्या है? इससे मानव के जो फेफड़े होते हैं ये सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा इस रोग का जो वाहक है वो दोस्तों आपका चूहा होता है, रैबिट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी इस रोग के कारण ही निमोनिया भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट है क्या? गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? बात कर रहे हैं कि गैसीय अपशिष्ट है। तो दोस्तों जो गैसीय अपशिष्ट है वो आपका गैस के रूप में होगा। तो गैस के रूप में दोस्तों आपका क्या होगा? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। जो आपका लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है ये आपका दोस्तों गैसीय अपशिष्ट होता है, मीन्स ये वेस्ट होता है, ठीक है। जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट मीन्स शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तथा इनसे वायु प्रदूषण भी फैलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायक जनन प्रकीर्णित पौधे? तो दोस्तों आपका की बात कर रहे हैं कि पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं तो कौन से दोस्तों? तो वो आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, कायक जनन द्वारा वितरित। अब ये होता क्या दोस्तों? तो ये जो कायक जनन है ये एक अलैंगिक जनन क्रिया है, ठीक है। यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों क्या होती है? ये क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। तो हमारा क्या होगा? कायक जनन द्वारा वितरित जो पौधे होते हैं ये दूर दूर प्रसारित होते हैं, ठीक है। चलिए हमारा आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। बात कर रहा है कि एक जीव को लाभ होगा और बिना किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, मतलब दूसरा जो जीव होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पहले जीव को लाभ मिल जाएगा, तो यह कहलाता है दोस्तों परजीवी को। आपको पता होगा कि दूसरे पर निर्भर रहता है मृतो परजीवी, मरने के बाद सहजीवी मतलब साथ वाला। अब बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें कि बगैर सहवासी, तो दोस्तों ये आपका होता है सहभोजी, ठीक है। बात कही जाए सहभोजी जो होता है ये दो विभिन्न जातियों के बीच एक ऐसी अंतः क्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं पहुंचती, ठीक है। उदाहरण दोस्तों जैसे आपके गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनिमोन चिपकी रहती है, ठीक है। इसी प्रकार सार्क जो होती है दोस्तों, सार्क से पेट्रोमाइजिन चिपकी रहती है, हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्या है? ये सहभोजी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? बात कर रहे हैं दोस्तों मोर के पोषण तल की। मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, ठीक है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो
मोर का पोषण तल क्या है। बात करें तो दोस्तों यहाँ क्या है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे खाद्य पिरामिड के शीर्ष की। तो दोस्तों आपको मैंने बताया होगा कि हमारा इसमें जो आंसर है वो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अब ये खाद्य पिरामिड होता क्या है दोस्तों, तो आपको ये जो दिख रहा होगा दोस्तों ये हमारा एक खाद्य पिरामिड है, ठीक है, जिसमें आपको हरे पौधे, कीड़ा, सांप, मोर और नीचे उत्पादक है। तो दोस्तों मोद खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। बात कर रहे हैं कि कायांतरित, ठीक है। तो आपका दोस्तों क्या होता है कि जो संगमरमर होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चूना पत्थर अवसादी, तलछटी तथा परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपका क्या हो गया, संगमरमर है। ये कैसा है, ये काया अंतरित सेल का उदाहरण है। ओके चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों बात कर रहे हैं महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक, महासागरों में कौन सा लवण दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों वो आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, आपका सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। ये आपका सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि दोस्तों जो जल होता है आपका H2O होता है, H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 35 ग्राम 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। ओके दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र आपको मैंने बता दिया NaCl है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, जो दोस्तों 1:1 के अनुपात में क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों Na+Cl यही होता है, तो Na आपका रहता है प्लस, Cl रहता है माइनस, तो 1 और 1 आयन को ये दर्शाता है 1:1 को, ठीक है। तो आपको पता चल गया महासागरों का सर्वाधिक मात्रा वाला तो हमारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका जो बात कर रहे हैं दोस्तों कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों ये आपका करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा तथा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा, इसमें कितने दोस्तों, राज्यसभा में आपके 250 सदस्य मीन्स 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से दोस्तों 12 सदस्य जो होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य जो 238 दोस्तों सदस्य होते हैं ये सदस्य का चुनाव होता है और ये चुनाव जीतकर आते हैं। राज्यसभा में दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए दोस्तों, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ओके दोस्तों, इन जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने दोस्तों, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, 2 साल में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो आपको राष्ट्रपति होता है इसका दोनों सदनों के सदन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी की
बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आपने देखा होगा कि मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो दोस्तों आपको जलोढ़ मिट्टी का है। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 40 से 45% अकेले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है दोस्तों ये आपका नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। जो आपकी नदियां हैं दोस्तों, नदियों से जो मिट्टी आती है ये उन्हीं से होता है। इस मिट्टी में दोस्तों आपका क्या होता है? इस मिट्टी में आपका पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है दोस्तों। कौन सी? आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ओके, तो कितना है ये? 40 से 45% ये पाई जाती है हमारे भूभाग पर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता है, द्वितीय चरण उपभोक्ता है, या फिर तृतीय चरण उपभोक्ता है, या फिर उपभोक्ता है। बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपके कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर, मैंने आपको दोस्तों कल की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपको कल की सीरीज में इसको डिस्क्राइब किया था कि आपका जो प्रथम चरण उपभोक्ता होता है दोस्तों वो आपका पेड़ पौधे ही है। तो दोस्तों वो क्या पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। तो हमारा ये किसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, या फिर चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण जो आपकी शिक्षा है इसमें आपका दोस्तों लक्ष्य केंद्रित विधि भी यूज होती है, ठीक है, सृजनात्मक विधि भी और चयनात्मक विधि भी। तो दोस्तों इसलिए आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण जो शिक्षा होती है इसमें समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आती है। ठीक, समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में दोस्तों क्या होगा? सृजनात्मकता विधि मतलब क्रिएटिविटी मेथड होगा। ठीक है, आपका क्रिएटिविटी के साथ दोस्तों चयन करने की उसकी क्षमता भी होगी। ठीक है, जब चयन हो जाएगा तो उसके बाद उसका दोस्तों लक्ष्य भी होना चाहिए, तो इसलिए हमें ये उपयुक्त सभी होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 दोस्तों क्या है कि प्रक्षेपण विधि की सीमाएं हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपण विधि की क्या सीमाएं हैं दोस्तों? यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह विधि आपकी मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रक्षेपण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर है वो है दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात कर रहे हैं दोस्तों प्रेक्षण विधि की। तो दोस्तों प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं हैं ये हमारी क्या होती है दोस्तों? ये समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करती हैं। ठीक है, और दोस्तों इस विधि में प्रेक्षण जो सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम कैसे दोस्तों? प्राप्त परिणाम अधिक अवैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा इसमें आंसर था ऑप्शन नंबर वी, प्रेक्षण विधि की सीमाएं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि इकोसिस्टम जो आपका है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या है कि इकोसिस्टम जो आपका है ये दोस्तों आपका पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। ये क्या दोस्तों? ये आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है ये उसकी एक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अनेक अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो पारितंत्र अन्योआश्रित होते हैं ये अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। तो दोस्तों जो परितंत्र होता है ये आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के
अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाती हैं। जैसे तालाब है, आपका वन है, ये आपके क्या है, ये सब आपके इकोसिस्टम के उदाहरण है। तो दोस्तों इकोसिस्टम की जो आपकी सही परिभाषा है, ये आपका जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है ये। तो दोस्तों हमारा क्या है इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपका जो तालाब है और आपके जो वन है, ये हमारे क्या है, ये हमारे वातावरण को संतुलित तंत्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 14 आ गया कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। दोस्तों यहां बात कर रहे हैं कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका लाभ है कि शरीर को अच्छी प्रकार का आधार देना। ठीक है दोस्तों, ये भी है आपका शरीर का भार कम होना, ये भी ठीक है, अधिक तेज चाल, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा जो लाभ है वो आपका दोस्तों लाभ होगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकती है, क्योंकि मस्तिष्क के क्रम आज्ञा अनुसार ही हमारी जो बॉडी होती है, हाथ पैर होते हैं, वो हमारे काम करते हैं। ठीक है, जो दोस्तों दो आपके हाथ होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं तथा मस्तिष्क की कार्यानुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इसमें कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल चल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये आपके सभी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लाभ है वो आपका ये है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15वां है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि आपके भूकंप की जो तीव्रता है इसके नापने वाले यंत्र को दोस्तों हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसमें 0 से लेकर आपके 9 अंक तक चिन्हित होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला दोस्तों है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका भी हाल ही में पैट के एग्जाम में पूछा गया था। पैट के एग्जाम में ये फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे सौरमंडल में दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है दोस्तों कि पहले आपका बुध है, बुध के बाद आपका दोस्तों शुक्र है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है। ठीक है, शुक्र के बाद क्या है दोस्तों? पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद दोस्तों आपका शनि है, शनि के बाद आपका अरुण है और अरुण के बाद आपका दोस्तों वरुण है। ठीक है, इस प्रकार बुध जो है, बुध जो ग्रह है ये आपका सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और दोस्तों बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है ये। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न मैंने आपको कल भी कराया था। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए? ये आपका बब्बर शेरों के लिए फेमस है। ये किसके लिए दोस्तों? आपका बब्बर शेरों के लिए ये फेमस है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये स्थापना सन 1965 में की गई थी। ठीक है, जो दोस्तों कहाँ है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के कहाँ दोस्तों? कठियावाड़। कठियावाड़ जो आपका जिला है ये उसमें स्थित है, ये कठियावाड़ जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है हमारी? तो इसमें हमारी दोस्तों जो विशेषता यह है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है कि जो सामने दिखता है ये उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो दोस्तों जो आपकी निरीक्षण विधि है ये आपकी दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है दोस्तों? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें होता क्या दोस्तों? ये आपका वर्णनात्मक अनुसंधान
का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, व्यक्तित्व के विशेष गुणों की जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जाता है तथा उतना अन्य से नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाहनीय मतलब जो वाहनों वाला ईंधन है, ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो दोस्तों बात की जाए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो दोस्तों इसी को हम सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम सीएनजी कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल वाहनों में सबसे ज़्यादा यूज क्या हो रहा है दोस्तों? आपका सीएनजी यूज हो रही, संपीड़ित प्राकृतिक गैस ही यूज हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों आपका मीथेन है, एथेन है और प्रोपेन होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या कहलाता? जैव भू रासायनिक चक्र। ये भी मैंने आपको प्रश्न कल कराया था। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्या है कि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी दोस्तों? आपको कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। यह तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक चक्रण बनाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा इसमें दोस्तों आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, चिपको आंदोलन जो आपका है, ये इसके प्रणेता कौन है? तो दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी? तो दोस्तों बात की जाए चिपको आंदोलन की, तो दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन है इसके जो प्रणेता हैं वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं दोस्तों ये चिपको आंदोलन आखिर में है क्या? तो दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन है ये वृक्षों को काटने के विरोध में वर्ष 1973 में, कब दोस्तों? वर्ष 1973 में, कहां? जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इसे दोस्तों चिपको आंदोलन कहते थे। अब आपको पता चल गया कि आपका चिपको आंदोलन क्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22 है दोस्तों, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो आपका इंसुलिन है इसका आपका जो रासायनिक प्रकृति है ये दोस्तों आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो बात करते हैं कि आखिर इंसुलिन का क्या है दोस्तों। तो सेंगर ने 1953 में, किसने दोस्तों? सेंगर ने सन 1953 में पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सन 1958 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, और इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है दोस्तों। ये क्या है? हमारा प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का सन 1965 में शान ने संश्लेषण किया। कब दोस्तों? मानव के इंसुलिन का जो 1965 में किसने? शान ने, टी शान ने। ठीक है, आपका जो टी शान थे इन्होंने संश्लेषण किया था। तो हमारा इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति दोस्तों कैसी है? तो प्रोटीन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तन में मीन्स तना में या फिर पराग कोश में? तो दोस्तों पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हमारा दोस्तों पराग कोश में होता है। किसमें होता है दोस्तों? जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन है ये हमारा पराग कोश में होता है, जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर
टेट्रीबोर। तो दोस्तों आपका इसमें जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये आपका दोस्तों कैसा होता है, ये आपका शाकाहारी होता है, क्योंकि प्राथमिक में ही आपके पेड़ पौधे आते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है किसमें, जो आपका बुखार आ जाता है उसमें दोस्तों ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या फिर लेब 52। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब बुखार आ जाता है तो बुखार के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं वो दोस्तों हमें पैरासीटामोल टैबलेट को देते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या है, पैरासीटामोल ये आमतौर पर यूज होती है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है, एस्प्रिजेलस, स्ट्रेडोफोकस या फिर रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों आपका जो दूध से दही का बनना है ये दोस्तों आपका जो सूक्ष्म जीव है वो हमारा सूक्ष्म जीव दोस्तों होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो लैक्टोबैसिलस होता है यही उत्तरदायी होता है। इसी जीव की उपस्थिति में हमारा दूध से दही बनता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, लैंडस्टीनर, जेनेंक्स, पेंटिन एवं मास्ट और कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों मानव रुधिर की बात की जाए तो दोस्तों मानव रुधिर की जो खोज है दोस्तों वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक थे। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक दोस्तों कौन थे आपके, तो ऑस्ट्रेलिया के जो आपके चिकित्सक थे वो थे दोस्तों आपके कार्ल लैंडस्टीनर। कौन दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कब दोस्तों 1901 में मानव रुधिर के वर्ग की खोज की। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में दोस्तों विभाजित किया। हमारे 4 वर्ग कौन कौन से हैं, ए है, आपका बी है, ए बी है और आपका ओ है। ठीक है, ए बी जो दोस्तों आपका होता है ये आपका सर्वग्राही होता है। ठीक है, ये आपका कैसा दोस्तों सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें ए एवं बी दोनों प्रतिजन वर्ग सर्वग्राही होते हैं। ठीक है, जो दोस्तों पाया जाता है एंटीजन्स होते हैं परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। और दोस्तों जो आपका ओ होता है ये आपका सर्वदाता होता है, इसमें ऐसे कोई एंटीजन नहीं होते। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्याज, आलू, अदरक हैं, जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम प्याज की और आलू की और हम किसकी, और बात कर रहे हैं अपस्थानिक अदरक की। तो दोस्तों ये तीनों आपके क्या हैं, तो दोस्तों ये तीनों आपके दोस्तों सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये जड़ है, लेकिन दोस्तों ये आपके जड़ ना होकर के ये आपके तना है। क्या है दोस्तों, तना है। उदाहरण है दोस्तों आपका जो प्रकंद होता है ये हल्दी और अदरक है, कंद होता है ये आपका आलू है, सल्ककंद होता है ये आपका प्याज है, लहसुन है, और घनकंद होता है ये आपका घुइया मीन्स अरबी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका प्याज, आलू और अदरक जो होती है ये आपका दोस्तों क्या है, ये हमारा एक तना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है 29वें नंबर का, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, क्या है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ एक कोशिकीय जीव की। ठीक है, तो जो आपका एक कोशिकीय जीव है दोस्तों ये जो पैरामीशियम होता है ये आपका एक कोशिकीय जीव होता है, क्योंकि दोस्तों एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनके शरीर निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, कि जिसमें एक कोशिका होगी वो हमारा एक कोशिकीय होगा। और दोस्तों आपका जो पैरामीशियम होता है ये आपका एक कोशिकीय ये होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बात कर रहे हैं या साबुन का विस्थापन की। तो दोस्तों जो साबुन है जो आपका कौन सा पादप है दोस्तों जो आपका साबुन का स्थापन, तो दोस्तों आपका जो रीठा होता है ये रीठा पादप का उत्पाद होता है। क्या दोस्तों, ये जो रीठा है ये आपका पेड़ों से होता है, रीठा पादप का उत्पाद होता है। जो साबुन का विस्थापन है, रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए दोस्तों, क्या जो रीठा होता है इसका प्रयोग किसके लिए, इसका प्रयोग दोस्तों होता है आपका बालों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है हमारे रीठा का। तो हमारा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी,
आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अभी जाके तुरंत लाइक कर दें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जोरदार तरीके से हमारे वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।